आप सभी का इसमें चर्चा में स्वागत है। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछता हूँ। कोई भी प्रतिभागी ये बता सकता है कि अपने खेजड़ी की उम्र क्या होती है? उम्र उम्र मैं उम्र पूछ, एक खेजड़ी के पेड़ की उम्र कितनी होती है? 5,000 साल से अधिक। हैं? 5,000 साल। नहीं नहीं, एक पेड़ अगर आज अपन लगा हुए हैं या आज लगा हुआ है तो वो उसकी जो उम्र है जिसमें वो फ्रूट वगैरह देती है तो वो कितने साल तक की होती है? पीढ़ियों तक होती है सर इसकी। झाड़ की और पेड़ की होती है पोष छोड़ी और झाड़ की होती है जंग छोड़ी। तो पेड़ भी इससे भी पहले हमारे पूर्वज ने लगाई है, हमारा दादा परदादा लगाई है, वो भी खेती आ रही है। कितने कितने साल की हो सकती है? 100, 200, 500? ये पूछ रहा हूं। युग कितने का होता है? अच्छा, उसको छोड़ो। अपन अपन ये मान के चलते हैं कि कम से कम 150 साल होती है इतनी तो। अच्छा, एक खेजड़ी एक साल में कितने फल देती है? फल कितने देती है? सांगरी कितनी कितनी देती है? ये पुरानी खेती है, ये हाँ। सीजन के अंदर नहीं नहीं नहीं, अपन पुरानी बात कर रहे हैं, अपन कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अपन जो खेजड़ियाँ अपने लगी हुई है उनकी बात कर रहे हैं। और एक अच्छा खासा पेड़ कितने किलो सांगरी देता है? कितने किलो सांगरी देती है? हाँ, कम से कम कितनी देती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देती है? तो छोटी खेती है तो वो 10 किलो और हाँ। बाकी बड़ी खेती है तो कम से कम 20 से 25 किलो देती है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर एक खेजड़ी एवरेज 30 किलो भी मान लेते हैं और 150 साल की उम्र मान लेते हैं तो वो अपने उम्र में कितने किलो देती है? ये तो अभी सब जोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, जो मैं एक अंदाज बता, मोटा मोटी ये जो है करीब 4,000-5,000 किलो आती है एक अपने उम्र में। सांगरी की कीमत क्या है बाजार में? तो आपके और मेरे पेंशन से भी बहुत गुना तो एक खेजड़ी के पेड़ की कीमत कितनी हुई? 5,000 को अगर अपन 500 या 5,000 को आप 500 रुपये किलो से भी मान लो तो एक खेजड़ी अपनी उम्र में कितनी कितनी देती है? आप मेरी पेंशन से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खेजड़ी केवल अपना सांस्कृतिक या अपनी आस्था का प्रतीक ही नहीं है, उसके ऊपर अपनी आजीविका भी डिपेंड करती है। एक चीज ये होती, लोग कहते हैं जनरली आजकल ये अपने सोलर प्लांट्स लग रहे हैं तो कह साहब काट दिया तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी जगह हम आपको बबूल लगा के दे देंगे, ये लगा के दे देंगे, ये लगा के दे देंगे। तो इसकी जो पीछे अपनी लॉजिक है, और खेजड़ी ओरण के अलावा कहीं नहीं होती है और ओरण में ही संरक्षित रहती है। तो ओरण रहेगा, खेजड़ी रहेगी, खेजड़ी रहेगी तो आजीविका रहेगी। अच्छा, वो आजीविका क्या है कि पैसे वाला तो अपनी कैसे भी कर लेगा। गरीब आदमी के लिए जो भेड़ बकरी का पालन करता है या एक गाय का पालन करता है, उसके लिए खेजड़ी उसका जीवन है। ये तो वही अपनी इकोनॉमिक बात। आप उस खेजड़ी को नष्ट करके उसकी 3 पीढ़ी को रोजगार नहीं दे सकते, चाहे आप सोलर प्लांट लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। तो इसलिए अपन उस चीज को उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक। दूसरी, खेजड़ी जो है वो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाती है। खेजड़ी की जड़ से मिट्टी के अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और रेगिस्तानी एरिया के अंदर खेजड़ी जो है वो सॉइल स्टेबलाइज करती है, मतलब मिट्टी को उड़ने से बचाती है, जानवर के लिए छाया देती है और पारिस्थितिक तंत्र को सुधारती है। अगर खेजड़ी है तो उसके नीचे जानवर भी बैठेगा और जो भी
वहां का वातावरण है वो एकमात्र उस पेड़ के चारों तरफ घूमता है, उसके अलावा अपने यहाँ कोई पेड़ नहीं होता है। रेगिस्तानी, अपन रेगिस्तान के रहने वाले हैं, अमन सिंह साहब के वहाँ तो खूब पेड़ होते हैं, खूब जंगल होते हैं, इनके यहाँ तो, पर अपने लिए मैं ये सब बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अपने लिए ओरण कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खेड़ी के अलावा अपने यहाँ जाड़ होती है, कैर होता है और कुमट होता है। ये जो खास 4 जो वृक्ष हैं अपने रेगिस्तान की परिस्थिति के, ये चारों के चारों वृक्ष अपने अमूल्य हैं। और जब तक अपन इनका प्राकृतिक रूप से संरक्षण नहीं करेंगे, अपन इनको नहीं उगा सकते। ये थार शोभा, खेजड़ी वगैरह ये सब जो है ये ठीक है, एक शोकेस करने के लिए है, वैज्ञानिक है, वो कृषि विज्ञान केंद्र वाले ला के दे देंगे साहब, ये उनकी जो फ्रूटिंग का टाइम आता है तो उसमें जो है वो गांठें बन जाती है। बजाय मैंने भी लगाई थी, पर उसमें क्या है कि वो उसकी जो चीज है जो प्राकृतिक रूप से उसकी जो सक्षम बनाती है वृक्ष को, वो उनमें नहीं है। तो इसलिए ओरण को अगर अपन परिस्थिति के तंत्र के रूप में और एक हेरिटेज के रूप में अपन देखें, अपन एक ऐसे संस्कृति से बिलीव करते हैं जिसके अंदर अपन अपने पितरों को भी पूजते हैं। अपन अपनी धरोहर का लेवल, मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने लिए धरोहर क्यों जरूरत है। अपना समाज एक ऐसा समाज है जिसमें भूमियों की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, पूर्वजों की पूजा होती है और देवताओं की पूजा होती है, और उनकी पूजा के साथ ये परिस्थिति जुड़ी हुई है। तो अब ये तो इसलिए इसकी जो महत्व है ओरण का, ये सैकड़ों पीढ़ियों से चला आ रहा है। आजादी से पहले ओरण की स्थिति क्या थी? आजादी से पहले जो शासन तंत्र था वो हमेशा ओरण को बचाता था। ओरण के अंदर शासन का अधिकारी भी, जो राजा का मंत्री होता था या अधिकारी भी, कोई भी पेड़ नहीं काट सकता था। आप सब अपने जैसलमेर से और यहीं से, आपने एक गीत सुना होगा, नथमल सुना है? नथमल सुना है? नथमल जैसलमेर दरबार का, हाँ, नथमल जैसलमेर दरबार का मंत्री था, दीवान था, हाँ, सेठ था। उस सेठ ने क्या किया, उसके यहाँ लड़का हुआ तो उसको पालना बनाना था। पालना बनाने के लिए उसने बादरिया की ओरण से बढ़िया एक बोरडी की लकड़ी काट के ले गया। वो बोरडी की लकड़ी काटी उसने। इस गीत के अंदर, पूरे के अंदर ये वर्णन है कैसे उसने बोरडी के ऊपर वो कुल्हाड़ी की घात की, फिर वो बोरडी की लकड़ी काट के सुथार के वहां ले गया, उस सुथार ने उसका पालना बनाया, और जैसे ही उसने जो है पालने के अंदर उस बच्चे को सुलाया तो बच्चा बीमार हो गया। बच्चा बीमार हो गया और वो बच्चा रोना बंद ही नहीं करे। तब उसने अपने जो पंडित वगैरह ब्राह्मण थे उनसे पूछा कि ये ऐसा क्या हो रहा है। तब उसने कहा कि तू, चूंकि ये तो ओरण की लकड़ी बादरिया मंदिर के ओरण से काट के लाया है, इसलिए तू जाके वहां माफी नहीं मांगेगा तब तक तेरे ये बच्चा ठीक हो नहीं सकता। फिर अंत में जो भी अपनी गीतकार है वो कहता है कि वो बादरिया जाता है, देवी की पूजा करता है वहां पे, और आण कढ़ाता है, वो पालना लाके वहीं मंदिर में रखता है, हाँ, चढ़ाता है वापस, और माफी मांगता है कि मैं आइंदा से कभी भी इसकी लकड़ी नहीं काटूंगा। ये अपनी परंपराएं हजारों साल से चलती आ रही है। ओरण को राज्य का संरक्षण था, क्योंकि राज्य का संरक्षण था तो समाज की वो परंपराएं बढ़ गई, समाज का भी संरक्षण था, और ये अपनी सिस्टम चलता रहा। अगर 5-5 साल तक अकाल पड़ता था तो भी ओरण हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए हमारी मदद करता था। जैसे ही आजादी आई उसके बाद में, चूंकि
पुराने राज्यादेश कोई काम के नहीं रहे और लोगों की आस्था धीरे 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 कमी होती है। हमारे साथ आज की तारीख में दिक्कत यह है कि हमारी आस्था नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गांव का जो प्रमुख है, गांव का सरपंच है, गांव का प्रधान है, जनप्रतिनिधि है, उसकी ओरण में आस्था नहीं है। उसकी आस्था नहीं होने से उसका संरक्षण नहीं हो रहा है। अब किसी चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। आज अगर आपके माँ बाप के प्रति आस्था नहीं है अपनी, तो आप क्या करोगे? माँ बाप को ले जाकर वृद्धाश्रम में पटक दोगे। जैसा कि आजकल पढ़े लिखे समाज में, शहरों में हो रखा है। यही हमने ओरणों के साथ किया। ओरणों को बेधनी छोड़ दिया। बेधनी छोड़ने के बाद में कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे थे, क्योंकि ओरण की जमीन अच्छी जमीन होती थी, उसमें खेती भी होती थी, तो एक समरी सेटलमेंट हुआ। उस सेटलमेंट के अंदर पहले एक गांवी दस्तूर हुआ। जब सेटलमेंट हुआ तो हर गांव का एक दस्तावेज बनता था। उसके अंदर ये लिखा जाता था कि इस गांव के अंदर मंदिर कितने हैं, तालाब कितने हैं, ये सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में उपलब्ध है। उस गांवी दस्तूर के हिसाब से सेटलमेंट के अंदर रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। जो पुराने रिकॉर्ड हैं, जैसे भादरिया की ओरण है तो उसमें 1 लाख बीघा ओरण दर्ज होगी। देख की ओरण है 30,000 बीघा वो ओरण होगी। आसकंदरा की ओरण है वो हो गई। हमारे बारू में धनौरी की ओरण थी वो हो गई दर्ज होने। कुछ समय के बाद में लोगों ने क्या किया कि वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलके उस ओरण के खसरे को गैर मुमकिन ओरण की जगह या तो गोचर कर दिया। पटवारी हर साला चौसाला बनाता है। रेवेन्यू का सिस्टम जिसमें होता है 4 साल बाद में वो एक रिवाइज डॉक्यूमेंट बनता है। उस डॉक्यूमेंट में ओरल की जगह या तो सिवाय चेक लिख दिया और या उसके अंदर ओरण को गोचर कर दिया और फिर गोचर को सिवाय चेक कर दिया। वो सिवाय चेक होने के बाद में सरकार के पास ये पावर आ गई कि वो उसको अलॉट कर दिया। कुछ अलॉटमेंट भूमिहीनों को किया और कुछ पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के लिए अपने रेवेन्यू की 90A सेक्शन है, उसके तहत अगर किसी अतिक्रमणधारी का कब्जा 4-5 सालों टीपी जिसको बोलते हैं अपन, ट्रेसपासिंग अलॉट एंट्री होती गई होते होते वो उसके नाम की खातेदारी हो गई। तो इस प्रकार से रेवेन्यू रिकॉर्ड को तोड़ मड़ोड़ के अपने ओरणों को 50% तो वैसे खत्म कर दिया। और फिर सरकार ने बीच में एक कानून बनाया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि कैसे शासन तंत्र जब किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो वो विरासत कैसे नष्ट होती है और फिर उसको बचाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। तो ये हो गई। उसके बाद में जैसे पिछले अपने 15-20 साल से ये जो सोलर कंपनियां आ रही है, तो इन कंपनियों के लिए ये कंपनियां भी सरकार की है और विकास के नाम पे अपने यहां ला रही है और ये ओरण भी सरकार कह रही है कि जरूरी है। पर सरकार में वो लॉबी जो इससे बेनिफिट होता है, जिसको लाभ होता है, जिसको प्लांट लगाने से और इन चीजों से लाभ होना, वो लॉबी जब भारी बढ़ती है तो सरकार एक ऐसा कानून बना देती है कि आप ओरण को भी अलॉट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रामदेवरा के अंदर बहुत बड़ी ओरण है। सरकार ने एक नियम बनाया कि आप उस ओरण के अंदर धर्मशाला बनाने के लिए जमीन अलॉट करा सकते हो। तो पूरे राजस्थान में जितने भी समाज हैं उन लोगों ने अपने अपने समाज के नाम से, किसी ने 1 बीघा अलॉट की, वो ठेठ मंत्री तक फाइल जाती, गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाता, कैबिनेट से, वहाँ धर्म बन जाता है। आज की तारीख में रामदेवरा का 50% ओरण धर्मशालाओं से भरा पड़ा है। उससे उस ओरण का जो अस्तित्व ओरण का तो खत्म हुआ ही हुआ, जो रामदेवरा तालाब के अंदर जो पानी का बहाव था वो भी सारा रुक गया। और उन धर्मशालाओं के जो अंदर जो रहने वाले लोग हैं
जो इधर उधर गंदगी करते हैं, वो सारी की सारी गंदगी जो पानी के साथ बह के और उन तालाबों में जाती है। ओरण नष्ट हुआ, हमारा तालाब नष्ट हुआ, हमारी संस्कृति नष्ट हुई। तो ये जो प्रक्रिया अब चरम पे है, अब हमारे पास नष्ट करने को कुछ नहीं है। जितने थे वो अपने, अब जो लोगों को लगा कि नहीं ये तो अब इसको बंद करना चाहिए। तो अभी जैसे आपने कहा कि हम एक आधा आदमी वहाँ काम करते हैं और काम करने में हमारा विरोध होता है। जिन लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखा है, जो लोग वहाँ खेती कर रहे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे ट्यूबवेल बना रखा है, उनसे हमारा विरोध होना है। तो अपने को उनसे डायरेक्ट विरोध करना नहीं है, अपने को व्यक्तिगत विरोध। अब अपने पास ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार मिला हमारे को। इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए जो प्रक्रिया है, वो सरकार ने कमेटी बना दी। कमेटी के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गए। अभी ये प्रक्रियाधीन है, पर जिस टाइम जिले का जिला कलेक्टर यहाँ बैठना शुरू हो जाएगा और कलेक्ट्रेट अच्छी तरह से फंक्शन करना चालू कर देगी, उस टाइम अपन जो है कलेक्टर के मार्फत अपना प्रतिवेदन सूचना के रूप में राज्य सरकार को भिजवा सकते हैं। और उसको, जैसे अपने गांव के अंदर किसी ने 50 बीघा या 100 बीघा ओरण पे कब्जा कर रखा है, वो अगर आज के तारीख में रिकॉर्ड में ओरण है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो वो आज की तारीख में ओरण है ही नहीं, रिकॉर्ड में ओरण नहीं है, पर आज से 10 साल पुरानी जमाबंदी के अंदर वो ओरण है, तो भी अपन उस कमेटी के सामने ये प्रतिवेदन दे सकते हैं कि साहब 1960 के अंदर ये आपकी जो जमाबंदी है, इस रिकॉर्ड के अंदर ये ओरण दर्ज है। 1965 के अंदर इसको आपने चेंज कर दिया, चेंज करके ये फलाने आदमी ने अतिक्रमण कर दिया, अतिक्रमण करके वहाँ उसने ट्यूबवेल करा लिया या खेती कर ली। तो कोर्ट के आदेश और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सरकार बाध्य है कि उसका ट्यूबवेल प्लस उसकी तारबंदी वहां से हटाए और उसको वापस ओरण के रूप में कर। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी ध्वस्त हुई है। तो अपने को ये मान के नहीं हार माननी चाहिए कि अब क्या होता है, ये तो इन्होंने कब्जे कर लिए, ट्यूबवेल बना लिए, मकान बना लिए, ये कर लिया। इसमें बस अपने को थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि अगर मान लो हर गांव के अंदर ओरण के अंदर बस्ती बसी हुई है, क्योंकि गांव की आबादी पूरी कटी हुई नहीं है, तो किसी ने मकान बना लिया है या कोई परिवार रह रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत नहीं करें। छोटा मोटा अगर है तो वो फिर एक प्रक्रिया अपन उसमें अलूझ जाएंगे, अपना कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा उसके अंदर, वो भी फिर आगे जाएगा, कोर्ट में जाएगा, ये करेगा नहीं। पर अगर किसी ने बड़ी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अगर वो उसको खेती के काम में ले रहा है, तो अपन उसको वापस उसके पुराने स्टेटस पे लाने के लिए, तो इसके लिए आपको पुराने रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। समरी सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड है उसकी थोड़ी सी, तो वो आपको कलेक्ट्रेट से या रिकॉर्ड सेक्शन से मिल सकता है। और अपना एक पुरातत्व विभाग है, उसका आर्चिव डिपार्टमेंट है बीकानेर में, उससे भी आपको पुरानी रिकॉर्ड मिल सकती है। जो स्टेट का जो रिकॉर्ड था वो सारा का सारा, तो अपने को अब जो हो गया वो हो गया या क्या, ये चीज तो एस्टेब्लिशमेंट है कि ओरण बचना चाहिए। और अब हमारी सबकी जिम्मेवारी ये हो गई है कि अपन उसमें काम करें। दूसरा, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो धरोहर है वो उन्हीं लोगों की बस्ती है जो संघर्ष करते हैं। अगर समुदाय संघर्ष नहीं करेगा और अगर अपन सरकार के भरोसे रहेंगे तो अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार तो अपने को बिना मांगे कुछ भी नहीं देने वाली है, ये आप मान के चलो। अपन अपने हितों के लिए संघर्ष करेंगे, अपन अपनी धरोहर बचाने के लिए संघर्ष करेंगे तो अपन सफल हो जाएंगे।
और ऐसा भी नहीं है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसमें अगर लगातार आप संघर्ष करते हो तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं। और अब अपने लिए तो एक बहुत मौका है कि ये अमन सिंह जी की संस्था यहाँ काम कर रही है, तो अपने लिए एक प्लेटफॉर्म आ गया। तो कम से कम अपन लोगों को ये कह सकते हैं कि अपन इनको भी दे सकते हैं। ये लोग वहाँ जयपुर के अंदर जब मीटिंग होती है तो ये जाते हैं वहाँ पे, तो अपनी बात राज्य सरकार तक भी, और अगर नहीं होता है तो जैसा इन्होंने पुरानी PIL के अंदर आगे इन्होंने लगाई एप्लीकेशन वापस, तो वैसी की वैसी सुप्रीम कोर्ट में भी एक दायर हो सकती है। साहब आपने आदेश जारी कर दिया, उसके बाद सरकार तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपनी चैनल बन जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, ओरण को अब बचाना यूं भी अपने पश्चिमी राजस्थान के लिए और भी जरूरी है कि ये जो सोलर पावर प्लांट आ रहे हैं, जिस गति के साथ ये लग रहे हैं, उससे ओरण तो अपना नष्ट होगा तो होगा ही। इसकी जो जलवायु है वो इसमें इतना ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा कि अपन यहाँ रहने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ एरिया के लिए इन्होंने लगा दी, मान लिया भाई सरकार का विकास का काम है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। चलो दूसरे स्टेट में भी बिजली चाहिए, हमारे यहाँ अच्छा वातावरण है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ओरणों में ही वो प्लांट लगाओ। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसलमेर के अंदर प्लांट वही लग रहे हैं जहां ओरण है, चाहे फतेहगढ़ का एरिया है, चाहे वो प्लांट बॉर्डर के पास भी जा सकते हैं, प्लांट सम में भी जा सकते हैं, ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां वनस्पति नहीं है। पर चूंकि सरकार बड़ी जल्दबाजी में है, जो लोग सरकार में बैठे हैं और जो विकास देख रहे हैं, वो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ओरणों की कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 10 मेगावाट हो जाए, 20 मेगावाट हो जाए, 50 मेगावाट हो जाए, 100 मेगावाट हो जाए, और वो एक अंतहीन सिलसिला है। आपको मैं ये जानकारी देता हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर 3 लाख मेगावाट के प्लांट लगने हैं। इन 3 लाख मेगावाट के लिए 5 लाख बीघा जमीन चाहिए, और वो जमीन वो वही देखते हैं जो सड़क से नजदीक हो, और ऐसी जमीनें 90% ओरणों के आसपास आती है। और जब ये प्लांट लग जाते हैं तो इन प्लांटों की प्लेटों को साफ करने के लिए, जब ये पूरा सिस्टम 3 लाख मेगावाट लग जाएगा, 4.5 करोड़ लीटर पानी रोज का चाहिएगा। उस पानी से अपने फलोदी जिले की पूरी पूर्ति हो सकती है। इसलिए ये जो इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से ओरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है, पर इनडायरेक्ट रूप से एक ऐसा मुद्दा है कि जो हमारी जलवायु को परिवर्तन कर देगा। जलवायु परिवर्तन कर देगा तो हमारे पास जमीन होने के बावजूद भी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो रह नहीं पाएगी। आपके पास जमीन है, आप मान लो बारू में 500 बीघा जमीन लेके बैठे हो, पर आपका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके खेत में कोई फसल नहीं होगी, आपके वहां बरसात नहीं होगी। आप जितना ज्यादा ट्यूबवेल खोदोगे वो पानी आपका नीचे चला जाएगा, पानी खारा होता जाएगा, जमीन में कोई फसल नहीं होगी। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपना जो रेगिस्तान है निर्जन और वीरान हो जाएगा, जैसा कि दूसरे रेगिस्तान है। हमारे रेगिस्तान में और दूसरे रेगिस्तानों में क्या फर्क है? जैसे अरब देश के जो रेगिस्तान है वहां कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वहां तापमान इतना ज्यादा है कि सहारा में जब बरसात होती है, जैसे बादल बरसता है, तो बादल बरस के उसका पानी जमीन तक नहीं पहुंचता है, जमीन से 2 फुट पहले ही वापस भाप बन जाता है। जमीन पर पानी तभी पहुंचेगा तब टेम्परेचर उस जमीन ठंडी होएगी। अदरवाइज क्या होता है, ये ऐसे कई वीडियोस बनाए हुए हैं, आप नेट पे देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। बरसात हो रही है, आपको लग रहा है बरसात हो रही है, पर जमीन गीली नहीं हो रही है, क्योंकि जमीन से 3 फुट पहले पानी वापस भाप बन जाता है।
और चला जाता। इसलिए वहां हजारों सालों से कोई पेड़ पौधा लगा ही नहीं। अगर अपन चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सुरक्षा की व्यवस्था हो, तो अपने को इस पे बहुत ही संजीदा तरीके से और एक सीरियस होकर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमने मीटिंग कर ली, बात कर ली, आपने हमने बोला, आपने सुना और फिर चले गए, तो इससे कोई जो है ना ज़्यादा फायदा हो। पर अपने को एक दृढ़ निश्चय करके अपने गांव में, अपने आसपास के लोगों में ये सारी चीज़ अपने को कन्विंस करनी, जिससे एक तो हमारी भागीदारी बढ़े, हमारी संख्या बढ़े। अभी मान लो एक गांव में एक आदमी या दो आदमी है, तो उसके साथ कम से कम 5-7 आदमी जुड़े। 5-7 आदमी, 10 आदमी आपसे जुड़ेंगे तो आपका सरपंच भी आपसे जुड़ जाएगा। वो भी सोचेगा कि हाँ, इसके पास 10 वोट है तो इसकी थोड़ी सी बात सुननी चाहिए। और अगर आपके पास 150 हो गए तो जो है वो आपका एमएलए भी आपको पूछने लग जाएगा। तब आप इलेक्शन में ये भी कह सकते हो साहब हमारा ये मुद्दा है, इसलिए ये को अपन व्यक्तिगत काम के लिए तो नेताओं के पास जाते हैं कि हमारा साहब ये कर दो, ये सैंक्शन दिला दो, ये सभा भवन दे दो, ये टांका दे दो, ये सड़क बना दो, ये कर दो, ये बिजली का खंभा लगा दो, लाइट लगा दो। पर मैंने 40 साल नौकरी की है, मैंने किसी भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री की मीटिंग में किसी से ये नहीं सुना कि पब्लिक ये डिमांड रखे साहब हमारा ओरण है इसको बचा दो। हर आदमी मीटिंग में अपनी व्यक्तिगत मांग लेके आता है, पर सार्वजनिक सामुदायिक मांग के लिए कभी नहीं आता है। और नेता तो नेता होते हैं जो, तो वो तो फिर जब इलेक्शन आएगा तभी दिखेंगे, और एक दफे आपने वोट दे दिया तो जीत के चले जाएंगे। इसलिए अपना जो सरकार के भरोसे रहने वाली अपनी पुरानी आदत है, हर काम के लिए अपन सरकार में अपन अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो ये अपने को अब थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अपनी जो मानसिकता है, ये अपने को अपने इस एरिया में क्या है कि ठीक है, अब एक चलता है एटीट्यूड है कुण के हम मुखा रोग ले। अपने यहाँ जब गांव में बात करते हैं, को कोल्डी में बैठते हैं कि वैसे सब बात करेंगे साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर जब ग्राउंड पे जाने की बात करती है कि साहब हमें वो हम कौन माथो लगा वो विरोध कौन करे, भेड़ा बैठा हूं साहब। तो आज की अपनी मानसिकता है थोड़ी सी बदलनी पड़े। अपन किसी के बुराई की बात नहीं कर रहे हैं, अपन किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, अपन किसी से कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहे हैं, पर अपन अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा ओरण सुरक्षित है, हमारे पास पानी है, हमारे पास वायु शुद्ध है, हमारे पास खाना शुद्ध मिल रहा है और सस्टेनेबल है। कम से कम कीमत के अंदर अगर अपन अपना जीवन यापन कर सकते हैं तो वो सिस्टम काम करेगा। अदरवाइज तो क्या है, आप अपनी जड़ों से निकल जाओगे। आप मान लो पढ़ लिख के और बहुत बड़े अफसर बन गए या किसी प्राइवेट कंपनी में आपने नौकरी कर ली, तो आप अपनी जड़ों से तो वापस आओगे नहीं। पर वो कंपनी किसी भी दिन आपको निकाल देगी, तो फिर कहां जाओगे आप। और अगर आपके पास एक ऐसा संसाधन है जो बिना पैसे ही आपको प्राकृतिक रूप से आपका जीवन चलाने के लिए सक्षम बनना है, तो वो एक अच्छी चॉइस है। और ऐसा समय, अपना समय ऐसा है कि हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है, पर पैसा हर एक के पास है नहीं। तो जो गांव का गरीब आदमी है वो कहां जाएगा? उसके लिए अगर आप ऐसी व्यवस्था कर देते हो कि उसको तो रहने लायक की हालत ही नहीं है, तो फिर आप समाज के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जो मेरी जो सोच है, जो मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको एकजुट होकर अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, खास करके जो जमीन है, तालाब है, ओरण है, इनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए और सिंसियरली काम करना चाहिए। अब चूंकि ये संस्था अपने पास एक प्लेटफॉर्म आया है, तो अपने को इनके साथ जुड़ना चाहिए और
अपने को अपने गांव में भी अपने समूह बनाने चाहिए, जो भी मुद्दे हैं समय समय पर अपने को आपस में भी मिलते रहना चाहिए। और इनको भी है, इनसे अमन सिंह जी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी अपनी जो, हालांकि इनकी ये पहली मीटिंग है, ये अपनी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ावे। अभी इन्होंने फलोदी जिला मुख्यालय पे किया है, एक दफ़े बाप में भी करें और थोड़ा बड़ा जैसे जगह हो शेखासर में भी करें, रामदेवराम जैसे ये करके आए हैं, तो पोखरण में हम प्लान करेंगे। और इनकी जैसे अभी जैसलमेर में भी 2-4 जगह और कई मुद्दे हैं वहाँ पे ये करेंगे। तो इतना कह के मैं ज़्यादा कुछ नहीं आगे कहना चाहता, क्योंकि समय की भी सीमा है। और बाकी सब 3 दिन में आप लोगों ने जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं कैसे करना, वो सब अमन सिंह जी ने आपको बताई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हैं। खेती पे तो असर ये पड़ेगा कि अभी जैसे अपना अभी क्या टेम्परेचर चला, 45 डिग्री चला। अभी अपने यहाँ नरमा बोने का समय है। ये 45 डिग्री अगर 45.5 हो गया तो नरमा गायब हो जाएगा आपके। ये तो हानिकार हुआ ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। किसान लोग और ये लोग सुन के रहे, क्यों नहीं दे रहे? कुछ लोग पैसों के लिए करते, लेकिन ये भी उनके पीछे दौड़ते हैं। पर अपन विरोध नहीं करते हैं। विरोध वही तो कह रहा, विरोध उनको ये नहीं मालूम कि आने वाले टाइम में पानी भी जाएगा, फसल होएगी तो खाएंगे क्या, सबको मालूम होता है। ये लोग नहीं कर रहे थे तो वही तो ऐसा करेंगे। नहीं, इसका कारण है कि अपन अपने व्यक्तिगत छोटे से स्वार्थ के लिए अपन जो बड़ा अपना स्वार्थ है उसको अपन भूल जाते हैं। हाँ। ये तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो ये इसके लिए तो आप जागरूकता पैदा करो ना, आप जैसे किसान संघ से जुड़े हो। तो करते हैं, लेकिन उनको देखो 4 आदमी जो होते हैं ना, इनके जो कब्जे वाले 50 आदमी को ढा लेते हैं। मैं खड़ा होऊंगा आगे, मेरे पीछे देखूंगा भाग जाएंगे। ये मेरे मुंह है, ये मैं घूम चुका हूँ गांव के अंदर। 20 आदमी मेरे साथ में, पुलिस आ गई और पुलिस आई, जब वो पीछे वाले क्या करके पतली गली देकर भागे, मैं पीछे देखो हड़ताल में से साहब आ गए, वो मेरे मुझे पीछा भेज जाओ। नहीं तो क्या करना चाहिए आप बताओ क्या करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, इसके अंदर ये होगा कि अभी से गांव के अंदर ये जो लोभी है ना, लोभी सेना के साथ में राम की सेना बनानी पड़ेगी और उनसे टकराव करना पड़ेगा, ताकि जाकर के दो आदमी को समझा ये मामला होगा। देखो मेरी बात छोड़ो, आप सेना बनाने से अपना ध्यान कंजर्वेशन से छोड़ के लड़ाई में हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था नहीं हुआ था? कितना 3 दिन चला था है? पहले दिन फटाके भूले है, उस दिन सब चीज अपन भूल गए, ओरण भी भूल गए, वो भी भूल गए, सिर्फ फटाकों पे। तो अपन अगर फटाके फोड़ने शुरू कर दिए अपन ने, तो अपन ओरण सब भूल जाएंगे। अपन फिर आगे आपस में अपन तो अपने लेवल पे, जैसे आप हो, आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो, आपकी वॉइस इतनी मजबूत, जैसे आप आज यहाँ आए हो, आपने अपनी बात रखी, हम सब ने सुनी, आपने सबने, हम भी जहाँ बात करेंगे या हम जैसा बन पड़ेंगे आपका सहयोग करेंगे, अमन सिंह जी आपका सहयोग करेंगे, आपके मुद्दे को हम आगे उठाएंगे। ऐसे कैसे आप अपनी एक टीम बनाओ। आप कृषि विभाग के भी कम से कम 10-15 अधिकारी ऐसे होंगे जो आपकी बात से सहमत है, सारे के सारे आपके विरोध में थोड़ी है। तो सरकार में भी तो आधे आपके फेवर में होंगे, आधे आपके विरोध में होंगे। तो जब उनके भी कन्विंस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे। अब ये जैसे सोलर प्लांट लगाने वाला है, तो सारी कंपनियां ऐसे थोड़ी है कि वो सारी की सारी अपनी खेजड़ी काट के लगाना चाहिए। अब किसी को मालूम ही नहीं है कि अल्टरनेट भी अवेलेबल है, जो दूसरी जगह आप उनको जमीन दे दो तो वो वहां लगा देंगे। हाँ आपके फटाका फोड़ना और वो तो सेना का उनका काम है, हमारा काम है सर्वर सर्वर और साथ चौथा पात्र ले। तो मैं यही तो कह रहा हूँ वैसे स्थिति अपने को फटाका जो हम आए हैं मैं तो सर्वर सर्वर साथ चौथा पात्र ले वाला काम करना है, ताकि मोदी जी का या वो उनका काम वो कुछ भी करे। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप अपने सहयोग में जितने हो सके। हमारे साथ हाँ
कानवर जाएंगे तो जयपुर पहले आ जाएंगे रोड से वैसे ही आते हैं। साहब क्यों समान विचारधारा वाले सारे लोग आपके साथ हैं। अब मैं देव जी को कहूँगा, मेरे को कन्वीनर है, बोलो कहीं को दो बात थे ही कह दो तो है कहीं। हाँ एक मिनट। हाँ पहले था कोर्ट से आप लकड़ी नहीं काट सकते हाँ। या वहाँ पे बॉल नहीं काट सकते, फल है उनकी हाँ। काट पूरी क्या पेड़ से फल तोड़ सकते हैं या कट्टे नहीं कोई यूज कर सकते हैं? टूटे हुए को तो यूज करते ही थे, फल तो यूज करते थे, बोर्डी के बोर तो इकट्ठे करते ही थे। फल में कोई मना ही नहीं। हाँ फल में कोई, यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हो आप, उस पेड़ का अस्तित्व तो नहीं कर सकते। किसी भी वृक्ष का आप फल खा सकते हैं, उसमें छूट है, हाँ लेकिन लकड़ी नहीं काम में ले सकते, लकड़ी नहीं काम में ले नहीं काम में ले सकते। सही बात। लकड़ी गिरी हुई काम में ले सकते हो, लकड़ी तोड़ नहीं सकते हो। हाँ हरा पेड़ नहीं हाँ लकड़ी ये अनरिटन लॉ है साहब, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ओरल के लिए जो अलिखित था, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको मानते आए थे। और मेरे ख्याल से ये इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था से पहले तक ये बहुत अच्छे तरह से चल रहा था, उसके बाद में ये विकृति आई है इसमें। और वो विकृति का कारण ही हम सभी हैं, सब समाज को दूसरा तो कोई आया नहीं अपने पास में। हम एक दूसरे को मनाएंगे कि जैसे अभी बात चली वो सब आप बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने विरोध नहीं किया, अगर किया है तो मैं उसमें हमने सुविधा अनुसार कर लिया, मैं इसका तो विरोध करूंगा, इसका नहीं करूंगा। ऐसी चीजें हमें हमेशा कंफ्यूज क्रिएट करती है समाज के बीच में, और हम उसमें मार खा जाते हैं। भाई साहब ने कहा था कि हम कैसे करें संगठन में। सर अमृता देवी अकेली थी, चली थी, उसके साथ में कौन था? इच्छा शक्ति, उसकी दृढ़ जो इच्छा शक्ति थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने अपने आप गांव को इकट्ठा कर दिया, पीछे गांव पूरा आ गया उसके, वृक्ष बचाए थे उसने साथ। ये हकीकत हम सब जानते हैं। अभी आप बहन जी कह रहे थे महिला शक्ति वाली बात है, वो महिला वो अकेली चली थी, पूरा गांव उसके साथ पीछे हो गया। ओरण गांव की एक जीवन रेखा है, रही है आज दिन तक। हालांकि हो सकता है वर्तमान काल में हमारे पास वो पशु धन नहीं रहा, क्यों सारे के सारे आधुनिक बनना चाहते हैं। गाय का दूध सबको चाहिए, गाय को पालना नहीं चाहता। तो इस तरीके से अगर अब वो जब इतना हो गया, हमारे परिवार सारे पलायन करके शहरों में आ गए, तो वो उपेक्षित हो गए। और उससे पीछे जो बचे हुए लोग थे उसमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मैं नहीं कहता कि सारे लोग हैं, लेकिन अतिक्रमी लोग कभी पर्यावरण की दृष्टि से, ओरण की दृष्टि से अच्छे नहीं हो सकते। उनको मौका लगा और उन्होंने किया। फिर आपस में हम लोग एक दूसरे का विरोध, वो हमारा भाई लगे, वो काको लगे, वो गौर मोटो सरपंच है, इन्हें कौन विरोध करे, कौन मौका रोक ले, साहब हमार जो कहे जो। तो ये सब इन चीजों के कारण ही हम कमजोर हैं, इसलिए वो ओरण कमजोर हो रहे हैं। अगर हम सशक्त हो गए, स्ट्रांग हो गए, इकट्ठे और संगठित हो गए, तो कोई ताकत नहीं कि आपके ओरण को कोई नुकसान पहुंचा सके। और हालांकि अब तो अमन सिंह साहब वगैरह सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं है अपने हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। अब हमारा काम क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अगर हम हाईलाइट करके गांव में जन जन तक पहुंचाएं, तो वो जो अतिक्रमी है ऑटोमेटिक उससे डर के भाग जाएंगे, यार अब तो जेल का काम हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए गोपाल सिंह साहब और हम विरासत से जुड़ा है, यही हमारी विरासत तो है। ओरण साहब इंटेक्ट इन सब में काम करता है, प्रयास भी करता है। पुराने जितने भी हमारे रीति रिवाज, चाहे वो बोली की हो, चाहे हमारी कहावतें हो, चाहे हमारे पास मोनूमेंट्स हो, पुराने स्तर के, उन सबको संरक्षित करने का काम करते हैं। आइए हम सब मिलकर इसमें योगदान दें। आपने मुझे यहाँ से बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 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 समस्या हमको भी है कि हमारे ऊर्जा की आवश्यकता वो बढ़ गई है। पहले हमारे घर में क्या था, लाइट फिर कूलर आए, और बढ़ गई, एसी आए, एसी बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, फैक्ट्रीज बढ़ गई,
तो हमारी ऊर्जा की डिमांड बढ़ेगी, हम तो गवर्नमेंट से ही कहेंगे हमको ऊर्जा दो या बिजली दो, तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट को तो यही करना पड़ेगा, कहीं जो भी खाली जमीन है वहाँ पर सोलर प्लांट लगाए या कौन से क्या लगाए। तो गवर्नमेंट तो अलग तरीके से आगे जो हम मांगेंगे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को तो मजबूरी है कि वहाँ सोलर प्लांट लगाएं, गवर्नमेंट लगाएं और कोई खाली जमीन लगाएं। अब मैं इसका आपको एक, इसका ये है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को कम करें। नहीं वो तो है ही है, वो तो है ही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अर्ध कुक्कुट न्याय होता है, मतलब एक आदमी के पास मुर्गा था, वो मुर्गी अंडा देती है पर वो मांग भी देती है। तो उसने क्या कहा कि सोचा कि मैं इसकी गर्दन काट देता हूं तो ये तो जो मांग देना तो बंद कर देगा, ठीक है ना, और अंडे देता रहेगा। तो इस तरह की जो अपने विकास की विचारधारा है ना, उसको अर्ध कुक्कुट न्याय कहते हैं। अपनी ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए अपन ये चाहते हैं कि ऊर्जा की पूर्ति तो होती रहे, अंडे मिलते रहे, ओरण गायब करते हैं, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक, हाँ। अब नहीं, अब इसका दूसरा पहलू है। आपको सोलर प्लांट लगाना कोई बात नहीं, आपके पास अपना पाकिस्तान बॉर्डर के पास रेगिस्तान पड़ा है, आप चाहो जितना लगो, खूब पड़ा है, जहां न वनस्पति सम के आगे जो सागट बल्ज है खूब पड़ा है, खूब लगाओ आप, कोई मना नहीं। आपकी ये आईजेएनपी पड़ी है पूरी, इस आईजेएनपी को आप भले ही सोलर प्लांट से प्लेटों से कवर कर दो, पर आप जब हमारे ओरण के ऊपर आके और फतेहगढ़, देवीकोट और ये जो एरिया है राजस्थान का टॉप का नेचुरल हेरिटेज है, इतनी तो वाइल्ड लाइफ की वैरायटी है उसके अंदर, इतनी वनस्पति की वैरायटी है, इतनी नेचुरल हेरिटेज की वैरायटी है कि आप वहां आकर डॉजर से मतलब लाखों खेजड़ी काटते हो, बंजर बना रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हम आपकी, देखो आप इकोनॉमिक्स देखो, आपको पता है कि अगर मैंने जो बात की थी उसको अगर इकोनॉमिक्स में ले तो हमने 5,000 करोड़ रुपए की खेजड़ियां काटी है। पता, आप अगर कैलकुलेशन करो तो उसके अंदर तो इकोनॉमिक्स में भी अपन कहीं नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं है वहां तो, बस मेन बात यही है, समुदाय की डिपेंडेंसी सरकार पे जब तक रहेगी तो सरकार पे तो क्या है, कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा। भाई राज पे क्या होता है, कभी अकबर आएगा कभी औरंगजेब आएगा, कोई आएगा, वो तो धर्म परिवर्तन करेगा ही करेगा आपका, तो आप उसके भरोसे समाज थोड़ी रह सकता है। समाज को अपने को खुद को मजबूत रहना पड़ेगा। अगर अपनी लोगों को तो लोगे कहां से, अगर अपने पास में पावर लगेंगे तो अपनी तो नाक तो जाएगा ना, आप जीओगे कैसे, आप तो मरोगे। आपको तो एरिया खाली करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं अपनी से दूर से जाओ, आप अपने पूर्वज कैसे रहे, पेड़ की लकड़ी को काट, वो तो बेस्ट है, वो तो बेस्ट है, पर आज के जमाने में अपन वैसा रह नहीं सकते। क्योंकि अपन तो जो, जैसे मैं हूं, मेरी पीढ़ी तो क्या है, बिना हॉस्पिटल के पैदा हुए हैं, घर के अंदर पैदा हुए हैं। आजकल पैदा होते हैं लोग हॉस्पिटल में, हाँ, और वो भी होता है सिजेरियन से। तो आप क्या सोचते हो कि वो वैसे पैदा हुए हुए अपनी परिस्थिति में रह सकते हैं? अपन ने तो, जैसे मैंने तो मेरी 90% जिंदगी बिना एसी बिना कूलर के निकाली है। आजकल कोई रह सकता है क्या? हाँ, 60 साल की उम्र से बड़ा है ना, हाँ, हाँ। तो ये तो देखो वो भी अपनी विरासत है, भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीना भी अपनी विरासत है, उसको भी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं गोपाल सिंह जी भाटी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने, उनकी बात से मुझे कई बातों से बल भी मिला है, और उस बल को मैं ज़रूर आप लोगों के सामने दोबारा शेयर करना चाहूँगा कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को एक बहुत बड़ा हथियार अपने ओरणों के संरक्षण के लिए मान रहे हैं। इससे मुझे बल मिलता है, इससे हमें बल मिलता है कि जो काम हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको लोग समझ रहे हैं। और उन्होंने अगली बात आप लोगों को भी कही कि क्यों नहीं हम
अब इस हथियार को इस्तेमाल करें अपने ओरणों के संरक्षण के लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने उसके अलावा तो जो हमें इकोनॉमिक्स बताया, वो तो कई चीजें तो मेरे लिए भी नई है कि उन्होंने किस तरह से हमें ये सारी कैलकुलेशन की, कितना क्षेत्रफल जो है सोलर और विंड में जाने के बाद हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितना क्षेत्रफल चाहिए, कितने हजार करोड़ खेजड़ी के पेड़ कट जाएंगे। तो ये भी एक समझने की जरूरत है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही को कन्वीनर जी देवी सिंह जी भाटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी वो बात दोहराई कि हमें इस जो हमारे सामने आज एक संरक्षण करने की एक पद्धति आई है, एक हथियार आया है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप आए भी और अपनी इस बात को रखा। अब हम